कि बेंचमार्क क्या होता है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप लोगों को फिगर दिखता होगा, जिसमें ये दिखाया गया है कि ऐसा इस टाइप का जो है हम लोग का ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड दिखा रहा है, अंडुलेटेड ग्राउंड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ना। इसका हम लोग को लेवलिंग करना है। ये थोड़ा बहुत भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा अंडुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। इसका हमें लेवलिंग करना है। और हमें जो है एक ऐसा जगह है आसपास में जहाँ पे बेंचमार्क है ऑलरेडी। ये बेंचमार्क ये परमानेंट बेंचमार्क भी हो सकता है या आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, मतलब कि किसी सरकारी विभाग ने उसको बनाया हुआ भी हो सकता है वहाँ पे कुछ जगह पे बेंचमार्क, और मार्क क्या होगा उसका जो लेवल होगा। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम एक टेम्प्रोरी बेंचमार्क बना लेंगे जिसका कुछ भी आरएल एज्यूम कर लेंगे, 0, 100 कुछ भी, है ना, यहाँ पे। तो इसका जो है आरएल जो है मान लो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बेंचमार्क है ये, और इसका आरएल जो है 100 या कुछ भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ये हम लोग का बेंचमार्क है, ठीक है। और इससे आगे जो भी ज़मीन है उसका हमें, या उसके अगल बगल का जो भी ज़मीन है उसका हमें जो है लेवलिंग करना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, उसका ट्राइपॉड दिख रहा है। और यहाँ पे उसके ये जो है ऐसा जो दिख रहा होगा लंबा ऐसा, ये टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप होगा। और उसके थ्रू जो है ये जो लाइन दिख रहा है ये टेलीस्कोप के देखने का लाइन है ना, ये टेलीस्कोप के देखने, ये डॉटेड लाइन जो है ये टेलीस्कोप के देखने का लाइन है। तो अगर टेलीस्कोप एकदम हॉरिजॉन्टल है, मतलब उसके टेलीस्कोप में जो बबल ट्यूब होगा उसका बबल एकदम सेंटर में है, तो टेलीस्कोप का लाइन ऑफ साइट जो है वो एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, या लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वो एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, मान लेते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल हो गया है ना। तो ये जो लाइन डॉटेड दिखाया गया है ये लाइन ऑफ साइट है, तो यह लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब चूँकि ये बेंचमार्क है, यहाँ पे इसका आरएल हमको पता है, हो सकता है समुद्र तल से पता होगा, परमानेंट बेंचमार्क होगा, तो नहीं होगा तो हमने कुछ भी एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मान लो कि 100 आरएल इसका है, ठीक है। इस पे जो है यहाँ पे एक जो है ये एक लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं उसको, वो रखा हुआ है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 से लेके ऊपर में 4 मीटर तक उस पर मार्किंग किया रहता है। अब इसको देखना है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे जो फ़ोटो डाला गया है ये जो है ये हम लोग का जो है वो लेवलिंग स्टाफ है, ये जो दिख रहा है ये लेवलिंग स्टाफ है। इसमें जो है ये पूरा ओपन हो जाता है, कैसे रेडियो में होता है कि उसका जो ये एंटीना खोलने वाला होता है उस तरह से ये खोलने वाला, यहाँ से ये खुलता है, ऊपर में 3 पार्ट में है, ये पूरा खुल जाता है। नीचे 0 से शुरू होता है, ऊपर में 4 मीटर तक होता है, इसमें मार्किंग होता है, दिख रहा होगा 1.5, 1.6 इस तरह से। इसको हमें डिटेल में आगे पढ़ना है लेवलिंग स्टाफ के बारे में, इसलिए पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं अभी। बस ये समझो कि ये रीडिंग हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उस पर देख सकते हैं, उस पर रीडिंग होता है 0 से लेकर 4 मीटर तक। अब जो हम यहाँ पे आते हैं कि 0 से लेकर 4 मीटर तक, यहाँ से यहाँ तक इस पर लिखा हुआ होता है। अब यहाँ से दिखेंगे तो हमें कोई ना कोई रीडिंग यहाँ पे दिखेगा, इस जगह पे जहाँ पे लाइन ऑफ साइट आएगा वहाँ पे जो क्रॉस हेयर बना होता है, तो कोई ना कोई क्रॉस जगह वाले जगह पे एक रीडिंग दिखेगा। तो वो जो रीडिंग होगा उसका कुछ ना कुछ हम लोग नाम रखेंगे, ठीक है ना। वो कोई वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, कुछ भी वैल्यू आएगा तो उसका हम लोग जो है एक नाम रखते हैं, ठीक है। तो नाम इस तरह से रखते हैं कि जो पहला रीडिंग जो भी लेंगे उसको हम लोग बैक साइड बोला करेंगे। इसलिए यहाँ पे देखोगे आप BS लिखा हुआ है, मतलब बेंचमार्क पे, क्योंकि पहला स्टार्टिंग तो बेंचमार्क से ही करते हैं ना, उसी से रिलेटेड बाकी जगहों का निकालना है। तो पहला जो रीडिंग होगा उसको हम लोग बैक साइड बोलेंगे, जो कि बेंचमार्क पे लिया जाता है, ठीक है। ये जो पहला रीडिंग होगा, जो वैल्यू ये वाला वैल्यू होगा 0 से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आया होगा वो वैल्यू दिखता होगा उसको वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस रीडिंग को, पहला जो रीडिंग होता है जनरली उसको बैक साइड बोलते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट से जो है मान लो कि इस A जगह पे बेरिंग निकालना था, B के जगह पे निकालना था, C तक निकालना था और D का भी निकालना था, लेकिन मान लो कि इस इंस्ट्रूमेंट से D दिख नहीं रहा हो, D वाले जगह पे स्टाफ रखे और इस इंस्ट्रूमेंट से इतना दूर हो गया कि वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या करना होगा, हम लोग को इंस्ट्रूमेंट को फिर उठा के ले जाना होगा कि D के आसपास ले जाना होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट को उठा के जब ले जाओगे वहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट का हाइट सेम नहीं रह जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अभी दिख रहा है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का हाइट थोड़ा ऊंचा हो गया और उसका जो लाइन ऑफ साइट है थोड़ा ऊंचा दिख रहा है, ये डॉटेड यहाँ पे लाइन है, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है कंडीशन होगा। DEF जो है ये सब पॉइंट जो है DEF जो है यहाँ इस वाले इंस्ट्रूमेंट वाली जगह से हो सकता है बहुत दूर होगा, उसको दिखाई नहीं देता होगा, जो रीडिंग लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर ले जाना पड़ा हम लोग को, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो जो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे हम जहाँ तक हम लोग रीडिंग ले सकते हैं उसके आगे का नहीं दिख रहा होगा, तो उस पॉइंट पे जो रीडिंग लेते हैं, जो लास्ट रीडिंग होता है हम लोग का, एक जगह इंस्ट्रूमेंट रखें
और इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद जो लास्ट रीडिंग लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फोर साइट, एफ एस बोलते हैं, फोर साइट, एफ फोर और साइट, एफ फॉर फोर, एस फॉर साइट, है ना। और ये जो है पहला रीडिंग जो होता है उसको हम लोग बैक साइट बोलते हैं। इस लास्ट रीडिंग और इस फर्स्ट रीडिंग के अलावा जो कोई भी रीडिंग होगा उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट साइट, IS, ये भी इंटरमीडिएट साइट हुआ, साइट SIGST, है ना, मतलब जो देखते हैं हम लोग रीडिंग साइट। तो ये सब बीचों के बीच का रीडिंग हुआ, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट साइट बोलेंगे। और जो पहला रीडिंग था उसको बैक साइट बोलेंगे, और जो लास्ट रीडिंग हुआ उसको फोर साइट। बैक बोलने का रीज़न यही है कि चूँकि हमें करना आगे की तरफ होता है, हम बेंच मार्क पर पीछे की तरफ जाके एक बार रीडिंग लेते हैं, है ना, इसलिए उसका बैक साइड नाम है। और वो आगे की तरफ लास्ट रीडिंग होता है, इसलिए हम उसका नाम रखते हैं फोर साइड। और उसके अलावा कोई भी रीडिंग लेंगे उसको हम इंटरमीडिएट साइड बोलेंगे, तो बीच का रीडिंग होगा, ठीक है। तो ये सब डिफिनीशन है जो हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। जैसे बैक साइड का डिफिनीशन लिखा होगा, दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग टेकन इन एनी सेटअप, पहला रीडिंग होता है, सेटअप रखने के बाद पहला जो रीडिंग होगा उसको हम लोग बैक साइड बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द लेवलिंग हैज़ बिन परफेक्टली, मतलब लेवलिंग में जो मतलब इंस्ट्रूमेंट का लेवलिंग करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट को भी देख लेते हैं कि लेवल है कि नहीं, तो करने के बाद जो पहला रीडिंग जो लेते हैं उसको हम बैक साइड बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग को जो है बैक साइड बोलते हैं, ये बात बताया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग देख लिए, पहला जो रीडिंग लिया जाएगा वो बैक साइड होगा, उसका नाम। द रीडिंग इज़ ऑलवेज टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नोन RL। नोन RL क्या होगा, वो बेंच मार्क हो सकता है, या वो परमानेंट बेंच मार्क हो सकता है, या फिर टेम्प्रोरी बेंच मार्क, या कोई भी बेंच मार्क हो सकता है। नॉन RL का क्या मतलब हुआ कि वो बेंच ही मार्क होगा, है ना, या आपने बना दिया होगा, या वो परमानेंट वाला बेंच मार्क होगा, या आर्बिट्रेरी होगा। तो हमेशा जो है बैक साइड जो है वो नॉन RL वाली जगह पर लिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बेंच मार्क या चेंज पॉइंट। अब ये चेंज पॉइंट नया नाम आया है, इसको हम लोग को समझना है, ठीक है। अभी ये जान लो कि बेंच मार्क पे लेते हैं या चेंज पॉइंट, अभी ध्यान में रख रहे हो, चेंज पॉइंट अभी बताएंगे आगे में, ठीक है। तो ये जो बैक साइड है, या तो हम लोग बेंच मार्क पे लेंगे या चेंज पॉइंट पे, इसका RL हम लोग को पता होता है, ठीक है, उसी पे ले लेते हैं। तो ये रहा बैक साइड। अब है फोर साइड। फोर साइड है कि ये जो है सबसे लास्ट रीडिंग होगा, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद एक जगह पर से लास्ट रीडिंग होता है। इट इज़ द लास्ट स्टाफ रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेट्स द शिफ्टिंग ऑफ दी लेटर। मतलब आप जो है इंस्ट्रूमेंट इसके आगे जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके आगे हम लोग रीडिंग नहीं लेंगे, है ना, ठीक है ना। इसलिए लास्ट रीडिंग भी होता है, जाहिर सी बात है। तो फोर साइड का डिफिनीशन होगा ये लास्ट रीडिंग होगा, बैक साइड का डिफिनीशन क्या होगा, ये फर्स्ट रीडिंग होगा। और बैक साइड को पूछेगा कहाँ लिया जाता है, तो बोलिएगा कि वो बेंच मार्क पर लेते हैं, नॉन RL वाले जगह पे लेते हैं, वो बेंच मार्क हो सकता है या चेंज पॉइंट अभी हम लोग समझ लेंगे थोड़े में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो है इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड हम लोग बताए थे कि बेंच मार्क बैक साइड और फोर साइड के बीच में अगर कोई और अदर रीडिंग लेते हैं किसी अदर प्लेस पे, तो उसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड। साइड मतलब हुआ ये सब जो वैल्यू BS IS ये सब लिखा हुआ, ये वैल्यूज़ है, मतलब ये रीडिंग आया, ठीक है। इट इज़ एनी अदर स्टाफ रीडिंग बिटवीन BS एंड FS इन द सेम सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। FS और BS के बीच में कोई भी अदर रीडिंग जो आएगा उसको हम लोग इंटरमीडिएट साइड, मतलब बीच का कोई रीडिंग आया, ठीक है, किसी अदर जगह पे हम बीच में लिए, वहाँ पे जो रीडिंग आया उसको हम इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब चले आते हैं कि इंस्ट्रूमेंट, ये सब FS समझ गए, BS समझ गए, FS समझ गए, IS समझ गए, ये सब समझ गए। अब क्या हो गया कि इसके FS वाले रीडिंग जो है ये लास्ट रीडिंग था, वो हमें इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आगे का नहीं दिख रहा था, या हो सकता है कि नीचे ऐसे यहाँ पे ऐसे गड्ढा हो गया होगा, है ना, ज़मीन धरती ऐसी आ गई होगी, तो यहाँ से ये चीज़ जो है आगे की तरफ दिखेगा, ऐसे साइड होता है ना लाइन देखने का, और यहाँ पे स्टाफ रखोगे ये 4 मीटर का ही होता है, तो स्टाफ ही नहीं दिखेगा। तो इसके लिए भी आपको इंस्ट्रूमेंट को उठा के नीचे ले आना होगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट को मतलब शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो होप ऐसा सिचुएशन ना हो, ऐसा ही सिचुएशन जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा सिचुएशन है, तो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के हम यहाँ पर ले आएँ, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया। अब क्या है, अब इंस्ट्रूमेंट ये चेंज हो चुका है उसका, है ना, उसका हाइट चेंज हो गया है, कुछ चेंज हो गया है। तो आपको जो है पहला सीटिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद पहला जो रीडिंग लेंगे वो नॉन RL वाले जगह पर लेते हैं, इसका RL हम लोग को पता हो चुका हो। तो नॉन RL वाला जगह कौन सा होगा, यहाँ पे ये जो जगह है इस पर ऑलरेडी जब इधर से लेवलिंग कर रहे थे तो सारा कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन अभी हम लोग को नहीं पता है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं लेवलिंग जानने के लिए, तो मान लो कि लेवलिंग का कैलकुलेशन जो होता है वो करके इन सारे जगह पर रीडिंग लिए हैं, तो इन सारे जगह का तो लेवल पता हो गया है। तो ये लास्ट वाला जगह था जिसका हम लोग को लेवल पता है,
लास्ट वाला जगह ऐसा है जिसका हमको लेवल पता है। तो ये जो लास्ट जहाँ पे एफएस लिए थे रीडिंग, उस वाले जगह का लेवल हम लोग पता कर लिए हैं कैलकुलेशन करके, मान लेते हैं। तो उसका आरएल पता है, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट जो दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो पहला रीडिंग उसी वाले स्थान पे जहाँ पे स्टाफ था लास्ट रीडिंग लिए थे, उसी जगह पे उसी जगह पे वही स्टाफ को रख के, है ना, रीडिंग लेते हैं। और उसको हम लोग इस वाले इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ पर रखें इस स्थान के लिए हम लोग बोलेंगे कि वो बैक साइड हो गया, ठीक है। क्योंकि बैक साइड हमेशा क्या होता है, इस वाले जगह बैक साइड कौन था, नॉन आरएल वाला जगह जो बेंच मार्क था, उसको हम लोग बैक साइड बोलें। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिए, अब नॉन आरएल वाला जगह ये है ना, जहाँ पे 4 साइड लिए थे लास्ट रीडिंग, तो उस पर हम लोग बैक साइड अब लेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को दिख गया कि एक जगह ऐसा होता है जहाँ उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हम लोग को हटाना पड़ता है, उसके आगे हम लोग को नहीं दिख रहा होता है। उसी जगह पे क्या चीज़ होता है कि इधर वाले सेटअप में 4 साइड वहीं पे लिए थे, और जब सेटअप उधर कर देते हैं इस साइड, तो बैक साइड जो है उसी जगह पे लिए करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं चेंज पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग चेंज पॉइंट, मतलब वहाँ पे उस जगह के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। तो ये जगह ऐसा हो जाता है कि एक पोजीशन वाले के लिए 4 साइड वहीं पे लेते हैं, और दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट वाला पोजीशन के लिए बैक साइड वहाँ पे लेते हैं। तो ये चेंज पॉइंट को पूछेंगे क्या होता है, तो वो बताएंगे कि वो जगह ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग एक सेटअप में बैक साइड 4 साइड लेके हम इंस्ट्रूमेंट वहाँ से हटा देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है, और दूसरे बार जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो वहाँ पहले ही बैक साइड लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको कि वो कौन ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम लोग 4 साइड बैक साइड दोनों लेते हैं, तो वो आपको बताना वो चेंज पॉइंट होता है, ठीक है। इस चेंज पॉइंट का रोल आगे कैलकुलेशन में है अच्छा खासा, ठीक है। तो चेंज पॉइंट हम लोग समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आगे हम लोग को ये बताएगा कि चेंज पॉइंट का डेफिनेशन पूछा जाएगा कि चेंज पॉइंट क्या होता है, तो उसे आप ऐसे बताइएगा, द पॉइंट इंडिकेट द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये चेंज पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है। एट दिस पॉइंट एंड एफएस इज टेकन फ्रॉम वन सेटिंग। एफएस जो है एक सेटिंग में लेते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट एक बार सेट किए थे तो वहाँ पे एफएस लेते हैं, ऐसे बीएस लेते हैं कब, दूसरे वाले सेटिंग में, बीएस फ्रॉम द नेक्स्ट सेटिंग, है ना। तो ये ऐसा जगह होता है जहाँ पे एफएस बीएस दोनों लेते हैं, एक सेटिंग वाला एफएस और अगले सेटिंग वाला बीएस, ठीक है। तो ये चीज़ घुमा फिरा के बहुत चीज़ पूछता है ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और अपने यहाँ भी बोर्ड वाले एग्जाम में, ठीक है। तो ये चेंज पॉइंट का रोल था। अब हम लोग पढ़ना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो हाइट है, वो हाइट है, इससे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है ना अपना ऐसा, ये अपना ये स्टैंड है और इस पर ये अपना हम लोग का टेलीस्कोप है, तो ये लाइन ऑफ साइट ऐसे है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब हुआ कि इंस्ट्रूमेंट का हाइट, ये इसका आरएल पूछ रहा है, इस जगह का आरएल कितना होगा, मतलब कि लाइन ऑफ साइट जो होगा उसका हाइट, उसका एलिवेशन कितना होगा। मान लो कि यहाँ पे इस जगह पे ये धरती है, इस जगह पे बेंचमार्क बना हुआ है और इसकी इस जगह का आरएल बता है कि 100 है ना, इसका एलिवेशन 100 है कहीं से, मान लो समुद्र तल से, या हमने ऐसे ही मान लिया एज्यूम। तो ये जो लाइन जा रहा है इसका जो आरएल होगा, इसका जो लेवल होगा वही ना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना। इस लाइन ऑफ साइट का जो आरएल होगा उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होगा, इसमें से ये दूरी अगर ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो ऐड करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे स्टाफ रखना होगा, जो लेवलिंग स्टाफ होता है ना। और जो ये लाइन ऑफ साइट से यहाँ पे जो रीडिंग पढ़िएगा, यहाँ ये 0 से लेकर ऊपर 4 मीटर तक होता है, तो 0 से लेकर यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वही ना इसका हाइट होगा, इसका हाइट, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा उसको जो है इस 100 में इसका आरएल 100 था और उस पर ये हाइट जोड़ कर दिए, जो भी रीडिंग आया होगा इसका आरएल पता चल जाएगा। इसी को हम बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HI, ठीक है। जैसे चेंज पॉइंट लिखा हुआ है उसको शॉर्टकट में CP है, इसका शॉर्ट याद रखना होगा, बार बार लिखना होगा आपको, तो शॉर्ट ही वर्ड लिखिएगा, BS, FS, IS, CP, है ना, HI, ये सब आप लोग को लिखना होगा। तो इसका समझ में आ गया हम लोग को कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे। कोई भी नॉन जगह का जिसका आरएल पता हो और वहाँ पे कोई रीडिंग ले लीजिए और इस आरएल से उसका रीडिंग जोड़ दीजिए तो इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। तो जनरली जो होता है बेंच मार्क, इसका नॉन आरएल होता है वो बेंच मार्क हम उसको बोलते हैं, और उस पर जो हम लोग रीडिंग लेते हैं उसको हम लोग BS बोला करते थे कि BS होता है बैक साइड। तो मतलब HI इक्वल टू हो गया क्या, बेंच मार्क का आरएल, आरएल ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड, है ना। तो ये चीज़ होगा, ये चीज़ आपको पीछे वाले फिगर में भी दिखता होगा। यहाँ पे इसका क्लियर कर देते हैं, यहाँ जो दिख रहा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको इंडिकेट कर रहा होगा, आप देख रहे होगे ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट कर रहा है ना,
ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट कर रहा है इस लाइन को, है ना। तो ये लाइन जो है, इस लाइन का लेवल क्या होगा, इस बेंच मार्क का जो लेवल होगा और प्लस ये जो BS रीडिंग आया होगा उसमें ऐड कर दिए तो HI निकल गया। तो ये इस वाले जगह पर लिए हो, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। यहाँ पे हाइट चेंज हो गया तो यहाँ पर भी वही बात होगा कि इस वाले का, इसका जो RL होगा यहाँ पे, इसका RL प्लस ये जो बैक साइड रीडिंग है ये ऐड कर दिए, ये जो BS है, तो अब वाला HI निकल जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये समझना है। अब है कि उसको आप बताओगे कैसे, तो उसको बताएंगे हम ऐसे कि when the leveling instrument is properly leveled, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट रखें वहाँ पर उसको लेवल कर लिए, मतलब देखें कि वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, उसका जो बबल ट्यूब है उसका बबल बीच में है कि नहीं। दी RL ऑफ दी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन इंस्ट्रूमेंट का जो लाइन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज़ नॉन एज दी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिसका इस जो लाइन ऑफ साइट का, लाइन ऑफ कॉलिमेशन का जो RL होगा उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखिए, अभी बात हो ही रही थी। दिस इज़ ऑब्टेन्ड बाई, ये कैसे ऑब्टेन्ड होगा, बाई एडिंग दी बैक साइड रीडिंग ऑफ दी RL, बैक साइड को और किस में जोड़ना होगा, टू दी RL ऑफ बेंच मार्क, या बेंच मार्क नहीं हो, अगर चेंज पॉइंट हो तो उसके RL में जोड़ने पे, मतलब बैक साइड प्लस बेंच मार्क का RL को जोड़ देंगे, जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, तो हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा, है ना। मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन का RL ये निकल जाएगा। अगर बेंच मार्क नहीं होगा तो कोई चेंज पॉइंट होगा, है ना, जिसको टेम्प्रोरी या बेंच मार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का खेल है। ठीक है, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का रोल आगे कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे उसमें खूब आएगा। ठीक है, तो कभी कोई डिफिनेशन भी पूछता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या उस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो ये सारा जो था कि इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो कुछ कुछ रीडिंग आती है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा बात करेंगे, उनका डिफिनीशंस था। ठीक है, बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड, चेंज पॉइंट और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब है फोकसिंग, मतलब इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं जब ये करने के लिए, लेवलिंग करने के लिए, तो उसको हम लेवलिंग करते हैं, उसको देखते हैं कि लेवल है कि नहीं, सब कुछ है। उसके बाद से तब लेवलिंग तो हो गया, ये तो बाहरी चीज़ हो गया। कभी भी कोई भी टेलीस्कोप को देखोगे तो हमेशा साफ़ नहीं दिखता है उससे, है ना। उसके आई पीस साइड में जो होता है, आई साइड में जो है, आँख लगा के देखोगे तो साफ़ नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। उसमें एक फोकसिंग स्क्रू होता है, जिसको आगे पीछे करोगे तो फिर क्लियर दिखने लगता है। इसी प्रोसेस को जो है हम फोकसिंग कहते हैं, है ना, टेलीस्कोप का। ये किसी भी नॉर्मल टेलीस्कोप के लिए हुआ। तो यहाँ पे जो हम लोग का सेटअप होता है उसमें भी इसी टाइप का ये सेटअप होता है, इसमें भी एक टेलीस्कोप होता है। तो फोकसिंग से क्या होता है, जब उसका फोकसिंग स्क्रू को हिलाते हैं तो वो जो आई साइड में जो लेंस होता है और ऑब्जेक्टिव साइड में, उसकी दूरी को वो थोड़ा ये मॉनिटर करता है, चेंज करता है। उससे क्या होता है कि इमेज सही जो है उस जगह पे बनने लगता है जहाँ पे आपको चाहिए, आप जहाँ आप देखते हैं, है ना, तो आपको क्लियर दिखने लगता है। तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम लोग फोकसिंग कहते हैं, मतलब सही से देखना। अब जब जाओगे देखोगे तो नहीं दिखता है। तो बताते हम लोग को जो इंस्ट्रूमेंट है डंपी लेवल, इसके फोकसिंग करने का एक प्रोसेस है ना, जो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है कि फोकसिंग क्या है। द ऑपरेशन ऑफ सेटिंग द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट ग्लास ए प्रॉपर डिस्टेंट अपार्ट, मतलब एक दूसरे से सही दूरी पे, मतलब ऐसे उतना कोई हिला उला दिया होगा तो एडजस्ट दूरी चेंज हो जाती है तो क्लियर नहीं दिखता है। तो उसको एक फिक्स जगह पे लाने पे ही क्लियर दिखने लगता है ना। तो उसको फोकसिंग स्क्रू से हिलाएंगे तो वो होने लगता है। फॉर क्लियर विजन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज, इस काम को हम बोलेंगे कि फोकसिंग। ठीक है, दिस इज़ डन बाई टर्निंग द फोकसिंग स्क्रू क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, तो ऐसे गठी है उसको उल्टा हटी है ना। तो ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं। The function of the object glass is to bring the object into focus on the diaphragm। ऑब्जेक्ट ग्लास का क्या काम होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट की तरफ, जो ऑब्जेक्ट सामने जो चीज़ है उसका इमेज जो है वो डायग्राम की तरफ ले जाता है ना, बना डायग्राम जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे बनाता है। और आई पीस का क्या काम होता है, आँख के पास जो लेंस उसका काम होता है उसको जूम करके दिखाता है। दो लेंस का इस तरह से उसमें योगदान होता है। ठीक है, तो यही बात बता रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट ग्लास का काम होता है टू ब्रिंग दी ऑब्जेक्ट इनटू फोकस ऑन दी डायग्राम के पास। ठीक है, एंड आई पीस का क्या काम होता है, एंड ऑफ द आई पीस इज़ टू मैग्नीफाई द क्रॉस हेयर एंड ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है कि क्रॉस जो बना होता है क्रॉस हेयर उसको मैग्नीफाई करता है और उस पर जो इमेज, जो सामने जो चीज़ है उसका इमेज को भी वो बड़ा करके दिखाता है। जो रीडिंग छोटा छोटा होता है इतना दूर पे उसको एकदम बड़ा दिखा देगा, रीडिंग आप साफ पढ़ पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, ये अब जो इस तरह से लेंस का ये होता है। अब ये फोकसिंग हम करेंगे कैसे, ये तो समझ गए कि फोकसिंग इसको भी लाएंगे तो एडजस्ट कर लेता है जगह को, है ना। तो ये करने का एक प्रोसेस है हम लोग का, जो भी लैब करने जाएंगे तो ये हमेशा हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या है कि जो ये हम लोग का ये होता है, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप है, मान लो ये इंस्ट्रूमेंट का डंपी लेवल का। तो इधर हम लोग का मान लो कि ये आई पीस है ना, यहाँ पे ये जो है आई पीस है और इधर जो है ऑब्जेक्ट साइड है। ठीक है,
तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट साइड में, जिधर अगला साइड है जहाँ इधर से हम देखते हैं, यहाँ पे ये आई साइड है, तो यहाँ से हम देखना है हमें, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वाइट पेपर जो है इसके सामने एकदम रख देते हैं, सबसे हटा के वाइट पेपर, तो कॉपी का ही एक पेज जो है वो सामने में रख देते हैं। और इस आई पीस साइड में एक स्क्रू होता है ना, उसके साथ ही हमेशा कोई कैमरा भी देखते हो तो ऐसे ऐसे घुमाने के लिए रहता है, इसी यहीं पे राउंड इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हो उसके वहाँ पे। उस स्क्रू को जो हिलाओगे तो आप ऐसे मान लो अभी धुंधला दिख रहा है, जैसे स्क्रू को कुछ हिलाओगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पेपर आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा। जैसे ही पेपर क्लियर दिखने लगेगा तो पेपर अब हटा दो। अब जो सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि जो लेवलिंग स्टाफ ही हो या कोई आदमी ही हो, तो अब वो उसको देखो कि वो कैसा दिख रहा है। तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं दिखता होगा साफ साफ, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, पेपर हट चुका है तो अब इस स्क्रू को हम नहीं कुछ हिलाएंगे, एक यहाँ पे या कहीं पे भी एक जगह पे फोकसिंग स्क्रू होगा, उसका यहाँ पे नाप लिखा होगा, वो फोकसिंग स्क्रू होगा। इसको हम क्लॉकवाइज या इस साइड में या इस ऐसे करके हम इसे घुमाएंगे, है ना। तो इसके घुमाने से क्या होगा, ये इसकी दूरी इन दोनों को वो एडजस्ट करेगा और ये भी जो है साफ साफ दिखने लगेगा। तो पहला जो प्रोसेस था इसको बोलेंगे हम फोकसिंग ऑफ आई पीस, और ये जो दूसरा प्रोसेस हुआ इसको बोलेंगे फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस तरह से हम इसको बोलेंगे, दो प्रोसेस में करते हैं। एक बार वाइट पेपर रख के आई पीस का हम फोकसिंग कर लेते हैं, आई पीस का फोकसिंग हो गया, अब इस स्क्रू को छोड़ देते हैं। अब जो है यहाँ पे वाइट पेपर भी हटा देते हैं, जो भी सामने ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हम फोकसिंग स्क्रू को घुमा के देखते हैं। और जब ये भी दिखने लगा सामने तो हम लोग का समझे कि इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का फोकसिंग कंप्लीट हो गया, हम लोग को साफ साफ दिखेगा। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये जो है फोकसिंग की डिफिनीशन तो हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस लिए कि जब भी हम लैब करेंगे तो ये करना पड़ेगा। ये अगर आपको नहीं आता है तो ये वाइट पेपर लगा के ये वाला काम नहीं करोगे तो नहीं हो पाता है। एक साथ चाहोगे कि दोनों हो जाए तो बहुत मुश्किल से शायद ही हो पाएगा, है ना, दिक्कत होती है, इसलिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये वही बात लिखा हुआ है, फोकसिंग ऑफ दी आई पीस। पहला क्या काम होगा, लिख रहा है फोकसिंग कैन बी डन इन द 2 स्टेप। पहले को बोलेंगे फोकसिंग ऑफ द आई पीस और दूसरे को बोलेंगे फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो इस फोकसिंग ऑफ आई पीस में बोल रहा है कि ए शीट ऑफ वाइट पेपर इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द टेलीस्कोप, है ना, वाइट पेपर लगाएंगे एंड दी आई पीस, है ना, इसके ऑब्जेक्टिव के सामने वाइट पेपर लगाएंगे और आई पीस से देखेंगे। इस टर्न आई पीस के पास जो स्क्रू होगा उसको टर्न करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली धीरे धीरे करेंगे, अंटिल द क्रॉस हेयर अपीयर्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियर। क्रॉस हेयर आपको एकदम क्लियर दिखने लगा, सामने पेपर भी आपको क्लियर दिखेगा, है ना। तो आप जो है इसको घुमाना बंद कर दीजिए। अब जो है हम लोग फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास करेंगे वाइट पेपर को हटा के। द टेलीस्कोप इज डायरेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट एंड द फोकसिंग स्क्रू इज टर्न क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, मतलब इंस्ट्रूमेंट इसको जैसे ही वाइट पेपर हटाएंगे ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा तो हम इस टेलीस्कोप को ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी सामने में हो, एंड दी फोकसिंग स्क्रू, अब जो है फोकसिंग स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे, है ना। फोकसिंग स्क्रू इज टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अंटिल द इमेज इज क्लियर एंड शार्प, ठीक है। जब इमेज हमारा क्लियर और शार्प दिखने लगे तो ये काम हम लोग बंद कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है फोकसिंग का, है ना। फोकसिंग होता क्या है और फोकसिंग क्यों मतलब कैसे करते हैं, अपना जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपको लैब जो करने जाओगे तो करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोकसिंग है। अब है कि फोकसिंग अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फोकसिंग नहीं होने पे पैरेलैक्स एक घटना है, ये हो जाता है। फोकसिंग अगर आप सही नहीं किए हो तो आपको इमेज जो है, मान लो कि आपको साफ भी दिखने लगा, सही से हो सकता थोड़ा दिखने लगा लेकिन एकदम साफ नहीं दिख रहा है, तो चूँकि दोनों लेंस एक जो डिस्टेंस पे उसको रहना चाहिए उस डिस्टेंस पे नहीं है, तो उसका इमेज जो है थोड़ा सा हट के थोड़ा तिरछा या थोड़ा ऊपर नीचे बन जाता है ना। इधर हम लोग का आई पी साइड है और इधर हम लोग का ऑब्जेक्टिव ग्लास है, तो इधर से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होगा उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो मान लो क्रॉस हेयर ऐसे दिख रहा है और इमेज आपका ऐसे बन गया, इस ऐसा तो कुछ तिरछा होके। तो अब रीडिंग लेने में आपको तिरछा रीडिंग है, तब उससे तो बहुत यहाँ से लेके वहाँ तो ऊपर तक नीचे तो पूरा रीडिंग होगा। तो अब तिरछा कोई चीज़ हो गया, यहाँ पर ये पॉइंटेड है तो ऐसे 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 है, तो इसमें कौन सा रीडिंग लोगे, तो वो कन्फ्यूज़न होने लगता है ना। कोई भी इमेज थोड़ा भी तिरछा बन गया या हट के बन गया तो आपको रीडिंग लेने में दिक्कत होगा, आप थोड़ा रीडिंग आप गलत ले सकते हो। तो इस घटना को अपरेंटली मूव हो जाता है, एक जगह इमेज यहाँ पर ना बन के कुछ दूसरी जगह पर बन रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। और ये सही फोकसिंग नहीं होने की वजह से होता है। इसको ठीक करने का उपाय यही है कि हम इसको फोकसिंग सही से करें, बार बार फोकसिंग करें, एकदम क्लियर दिखने लगा, एकदम इमेज सही जगह पर बनने लगा, तो हम लोग का ये चीज़ पैरेलैक्स नहीं देखने को मिलेगा। और ये हो रहा है, इसका चेक करने का यही उपाय है कि यहाँ पे आप अपनी आँख को, आपका ये अपना आँख है, इसको ऊपर से लेकर नीचे तक शिफ्ट करो, है ना। ऊपर से देखो, फिर नीचे उससे दिखते हुए नीचे चलाओ, फिर नीचे से ऊपर देखो। आँख को ऊपर नीचे करोगे तो दिखेगा आपको कि इमेज भी मूव कर रहा है, अगर पैरेलैक्स होगा तो।
अगर ये नहीं होगा, ये एकदम इमेज एकदम इसी पे एकदम बन रहा है, सेंटर टू सेंटर, है ना, तो आप ऊपर नीचे आँख को करे हुए तो इमेज नहीं लगेगा कि इमेज मूव कर रहा है ना, आपको लगेगा कि इमेज स्थिर है। कोई तिरछा चीज़ है ऐसे करोगे तो थोड़ा तिरछा दूसरे टाइप का लगने लगता है कि लगेगा मूव कर रहा है। तो इसको ये चेक करने का तरीका है कि आँख को ऊपर नीचे आप करो तो ये चीज़ दिखेगा कि ये थोड़ा मूव कर रहा है, ये इसको चेक करने का तरीका है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे बताया हुआ है कि पैरेलैक्स के बारे में। दी एपरेंट मूवमेंट ऑफ इमेज रिलेटिव टू दी क्रॉस हेयर इज़ नोन एज पैरेलैक्स। एपरेंट मूवमेंट ऑफ द इमेज है ना, जो चित्र उस बन रहा है लेंस पे जो आप देखोगे, रिलेटिव टू द क्रॉस हेयर, मतलब क्रॉस हेयर कहीं और पे, इमेज आपको कहीं और पे बनेगा, उसका रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है अगर, है ना, तो उसको हम अपरेंटली मूवमेंट हो रहा है उसको, तो हम लोग इसको पैरेलैक्स बोलेंगे। ठीक है, इस घटना को। दिस अकर ड्यू टू इम्परफेक्ट फोकसिंग, फोकसिंग नहीं होगा अच्छे से तो इसकी वजह से होता है। व्हेन द इमेज डज नॉट फॉल इन द प्लेन ऑफ डायग्राम, अगर उस डायग्राम पे एग्जैक्टली नहीं पड़ा तो ये घटना होती है। द पैरेलैक्स इज टेस्टेड बाय मूविंग द आई अप एंड डाउन, आँख को ऊपर नीचे करने पे देखेंगे तो इसको करके चेक किया जाता है। इफ़ द फोकसिंग इज़ नॉट करेक्ट द इमेज मूव्स अप एंड डाउन रिलेटिव टू दी क्रॉस हेयर। आपको जैसे अगर यही पैरेलैक्स घटना हो रहा है तो इमेज भी आपको लगेगा कि अप डाउन हो रहा है, आप आँख को करोगे तो। अगर इफ़ द फोकसिंग इज़ परफेक्ट, अगर आप फोकसिंग सही से हुआ है, द इमेज अपीयर्स फिक्स टू द क्रॉस हेयर। अगर ये नहीं हो रहा है, पैरेलैक्स नहीं है, तो आपको लगेगा कि इमेज रुका हुआ है, आप ही अपने आँख को ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है। और इससे यही होता है कि रीडिंग थोड़ा आप उल्टा सीधा ले सकते हो, थोड़ा सा ऊपर ले लोगे, थोड़ा सा नीचे ले लोगे, ये दिक्कत होगी। दी पैरेलैक्स में बी एलिमिनेटेड, मतलब इसको कैसे ख़त्म करना है, तो ये जो ख़त्म किया जा सकता है तो पैरेलैक्स में बी एलिमिनेटेड बाई प्रॉपर फोकसिंग। फोकसिंग सही से करेंगे तो आप टेलीस्कोप का फोकसिंग सही से करेंगे तो हम पैरेलैक्स को ये जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जान गए पैरेलैक्स क्या होता है, ये फोकसिंग से रिलेटेड है, ये इसको पूछ सकता है पैरेलैक्स होता क्या है, डेफिनेशन, या इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है। 10 एग्जाम्पल बता दे, 5-8 एग्जाम्पल बता देगा, उसमें से कोई एक आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, तो होप ये आप लोग जो है ये चीज़ समझ गए, है ना, बैक साइड, फोर साइड, ये सब, और फोकसिंग और पैरेलैक्स। अब जो है हम लोग नेक्स्ट बातें बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।